सामाजिक अनुसंधान में तथ्य प्राप्त करने की दो विधि है ना, डाटा प्राप्त करने की दो विधि है ना, जिसमें एक को प्राथमिक तथ्य कहा जाता है और दूसरे को द्वितीयक तथ्य कहा जाता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो जो डाटा हमें फील्ड वर्क से, रिसर्च करने से, क्षेत्र कार्य में जाने से मिलता है ना, जिसमें हम साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार निर्देशिका आदि का प्रयोग करते हैं और जो डाटा प्राप्त करते हैं इसको प्राथमिक तथ्य कहा जाता है ना। और द्वितीयक तथ्य जो होता है ना, सेकेंडरी डाटा, ये सेकेंडरी डाटा हमें किसी शोध पत्रिका, रिसर्च पेपर, मैगजीन में, अखबार में या किसी प्रकाशित और अप्रकाशित, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिसर्च थीसिस से जो मिलता है डाटा, उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो आजकल सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा के लिए क्वेश्चनार का प्रयोग किया जाने लगा है, प्रश्नावली का प्रयोग बहुतायत रूप में किया जाने लगा है, क्योंकि क्वेश्चनार ये तकनीक है, टेक्निक है ना। सामाजिक अनुसंधान में टेक्निक और मेथड दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि विधि और तकनीक में क्या अंतर है। विधि के अंदर आपका जो साइंटिफिक मेथड है ना, वैज्ञानिक पद्धति है, अवलोकन है, निदर्शन है, ये आपके विधि हुए, मेथड हुए। और टेक्निक्स में आपके प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, ये सभी तकनीक है, टेक्निक्स है ना। तो प्रश्नावली विधि अन्य विधियों से ज्यादा पॉपुलर है, प्रचलित है। इस विधि का प्रयोग इसलिए भी बहुतायत रूप में किया जाने लगा है कि ये अन्य पद्धतियों की, अन्य विधियों की अपेक्षा सस्ती और सरल विधि है। प्रश्नावली में जो अनुसंधान करता होता है, रिसर्चर होता है, उसका समय बचता है, धन की बचत होती है और सबसे बड़ी बात श्रम की बचत होती है। मेहनत आपको कम करना पड़ता है, जो रिसर्चर होता है उसको प्रश्नावली विधि में मेहनत कम करना होता है बाकी पद्धतियों के अपेक्षा। प्रश्नावली विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब उत्तरदाता एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। जब उत्तरदाता बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है तो उनसे संपर्क करने में हमें कई प्रकार की परेशानी होती है। और इस पद्धति का प्रयोग केवल शिक्षित वर्ग के मध्य ही किया जाता है, क्योंकि ये सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन करने की, डाटा कलेक्शन करने की इनडायरेक्ट मेथड है, अप्रत्यक्ष विधि है। क्योंकि इसमें उत्तरदाता और सूचनादाता, अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष नहीं होते, आमने सामने नहीं होते। इसे डाक के माध्यम से सूचनादाता रहता है, जो इन्फॉर्मर रहता है, उसके पास अनुसंधानकर्ता डाक के माध्यम से भेजता है और उत्तरदाता उसके उत्तर भरकर पुनः डाक के माध्यम से अनुसंधानकर्ता को भेजता है, प्रेषित करता है। तो इसका प्रयोग हम केवल शिक्षित वर्ग के मध्य करते हैं। तो जब हम प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं तो प्रश्नावली विधि का प्रयोग करने से पहले हम उत्तरदाता का सैंपलिंग से सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारा जो उत्तरदाता है बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है। मान लीजिए आपके अध्ययन का विषय हो गया छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन। अब आपके छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और 90 विधायक अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। तो हम क्या करेंगे,
इस स्थिति में आपको वो पूरे जितने 90 विधायक हैं इनको आप प्रश्नावली डाक के माध्यम से भेजेंगे। आपको उसके पास जाना नहीं है, केवल उसके होम एड्रेस पे डाक के माध्यम से पोस्टल करके भेज देना है स्पीड पोस्ट में। और जो उत्तरदाता है ना, अभी इस उदाहरण के माध्यम से जो हमारा एमएलए है, विधायक है, वो उसका उत्तर भरकर पुनः आपके पास भेजेगा। तो ये इसका प्रयोग हम केवल शिक्षित वर्ग के मध्य ही कर सकते हैं और यह सामाजिक अनुसंधान की डाटा प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है। आप लोगों ने सुना होगा कि चर्च में पोप रहते हैं, फादर रहते हैं ना, पोप। तो पोप ने प्रश्नावली को परिभाषित करने का प्रयास किया, एक निश्चित शब्दों में बांधने का प्रयास किया। पोप ने कहा कि प्रश्नावली को प्रश्नों की एक सूची के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्नावली को प्रश्नों की एक सूची के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उत्तर सूचनादाता बिना किसी अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत सहायता से देता है ना। पोप ने परिभाषा से स्पष्ट होता है कि एक प्रश्नावली जो है प्रश्नों की समूह है। इसमें केवल प्रश्नावली में केवल एक प्रश्न नहीं होती, बल्कि बहुत सारे प्रश्नों का समूह होता है, जिसका उत्तर सूचनादाता बिना किसी अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत सहायता के उत्तर स्वयं भर के वापस अनुसंधानकर्ता को देता है, ऐसा पोप ने कहा। बोगार्डस का नाम आप लोग पहले से सुन चुके हैं, बोगार्डस से आप परिचित हैं इनके नाम से। बोगार्डस ने प्रश्नावली को परिभाषित किया कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को, बहुत सारे व्यक्तियों को, विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। बोगार्डस ने कहा कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि प्रश्नों के बहुत सारे सूची है, लिस्ट है। उस लिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक से अधिक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों के दोनों की परिभाषा स्पष्ट हो गया होगा। बोगार्डस और पोप ने प्रश्नावली को परिभाषित कर दिया है ना। सिनपाओ यंग ने प्रश्नावली को भी परिभाषित करने का प्रयास किया, अपने मतानुसार परिभाषित करने का प्रयास किया। सिनपाओ यंग ने प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए कहा कि अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची है जिसमें कि निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक के द्वारा भेजा जाता है। सिनपाओ यंग ने कहा कि अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसे निर्दर्शन के रूप में, सैंपलिंग के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास या उत्तरदाताओं के पास डाक के द्वारा भेजा जाता है ना। तो सिनपाओ यंग की परिभाषा से ये तथ्य निकलकर सामने आते हैं कि प्रश्नावली केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है, जिनका सिलेक्शन हम डाक के माध्यम, निदर्शन के माध्यम से किए रहते हैं। हम जब स्टडी एरिया का सिलेक्शन करते हैं ना, निदर्शन के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करते हैं, और अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करने के बाद उत्तरदाताओं का चुनाव करते हैं कि हम किन व्यक्तियों का या किस प्रकार, किस वर्ग के उत्तरदाताओं का चुनाव करेंगे, या किन उत्तरदाताओं से आप डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं। हो सकता है वह शिक्षित हो या अशिक्षित वर्ग के हो।
तो हम उत्तरदाताओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निदर्शन का चुनाव करते हैं कि किस वर्ग के उत्तरदाताओं से हमें डाटा कलेक्शन करना है, तथ्य संकलित करना है। तो प्रश्नावली की परिभाषा से यह तथ्य निकल कर आता है कि प्रश्नावली अध्ययन विषय से संबंधित जो रिसर्च टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों की एक लिस्ट है, सूची है, जिसको डाक के द्वारा सूचनादाता के पास भेजा जाता है और जिसे उत्तरदाता पुनः भरकर अनुसंधानकर्ता को लौटाता है, जो अध्ययन करता है उसको लौटाता है। प्रश्नावली की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर। प्रश्नावली की पहली विशेषता है प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले जो जिस विषय पर आप अध्ययन कर रहे हैं या जिस विषय पर कोई अध्ययन करने जा रहा है, उस विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची है। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, है ना। एक जैसे आपने जब आप किराना की दुकान में सामान लेने के लिए जाने के पहले सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि मुझे दुकान जाना है, तो आप क्या क्या सामान खरीदने इसकी लिस्ट बनाते हैं, सूची बनाते हैं। उसी प्रकार से प्रश्नावली भी हमारे अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की एक सूची है। प्रश्नावली की दूसरी विशेषता है प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भेजता है। प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता डाक के माध्यम से सूचनादाता के पास भेजते हैं। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो उत्तरदाता है वो हमारे क्षेत्र के आसपास रहते हैं, हमारे नजदीक में रहते हैं, 8-10 किलोमीटर के दायरे में या इससे कम के दायरे में रहते हैं, सीमा क्षेत्र में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कई बार इन उत्तरदाताओं को हम प्रश्नावली बांट देते हैं, है ना। प्रश्नावली तो हम बनाएंगे जरूर, लेकिन डाक के माध्यम से ना भेज करके, क्योंकि डाक के माध्यम से भेजेंगे तो हमें समय भी लगेगा उनके पास पहुंचने में, और वहां से रिप्लाई आने में भी समय लगेगा ना। वो जब प्रश्नावली को भर के भेजेगा तो उसको आने में भी समय लगेगा। तो क्या करते हैं कि जब हमारा उत्तरदाता पास में होता है तो तब हम उसको बांट देते हैं प्रश्नावली को, समय बचाने के लिए, है ना। और वो भर करके दे देता है और इससे हमारा समय भी बच जाता है और डाक का खर्च भी बच जाता है। प्रश्नावली की तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं प्रश्नावली को उत्तरदाता स्वयं भरता है। प्रश्नावली को उत्तरदाता स्वयं भरता है। प्रश्नावली को भरने के लिए वह किसी अन्य व्यक्तियों का सहारा नहीं लेता है। आप लोगों ने इससे पहले साक्षात्कार अनुसूची को पढ़ लिया था, है ना, इंटरव्यू शेड्यूल को। इंटरव्यू शेड्यूल में होता यह है कि जो अनुसंधान करता होता है वो अनुसंधान करता प्रश्नों को उत्तरदाता से पूछता है, उत्तरदाता से अनुसंधान करता प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता जो उत्तर बताते हैं उसका उत्तर अनुसंधान करता स्वयं शेड्यूल पे लिखता है, अनुसूची पर लिखता है। लेकिन प्रश्नावली में होता यह है कि जो अनुसंधान करता रहता है उसके प्रश्नावली में अनुसंधान करता प्रश्नों को उत्तर नहीं भरता है। जो उत्तरदाता रहता है वो प्रश्नों के उत्तर भरता है और उत्तर भरने के लिए वो अनुसंधानकर्ता की सहायता नहीं ले सकता, किसी प्रकार की व्यक्तिगत सहायता नहीं ले सकता है, क्योंकि ये सामाजिक अनुसंधान में डाटा कलेक्शन करने के लिए प्रश्नावली अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड है। जब साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते हैं या निर्देशिका का प्रयोग करते हैं या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं, तब अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से दोनों उपस्थित रहते हैं। मान लो उत्तरदाता को किसी प्रश्न में समस्या हो तो उत्तरदाता क्या करता है कि प्रश्नों को समझने का प्रयास करता है और अनुसंधान करता है उन प्रश्नों को सरलतम रूप में सामान्यकृत करके समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्रश्न है ये इस प्रकार से है। लेकिन अनुसूची निर्देश प्रश्नावली में जो उत्तरदाता होता है वो अनुसंधानकर्ता की मदद नहीं ले सकता है। उसके जो मनोवृत्ति है या किसी विषय पर उसके जो विचार है उसको वह भरता है। तो प्रश्नावली से हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए
जो जटिल ना हो। कठिन प्रश्नों के प्रयोग करने से बचना चाहिए, सरलतम प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए ताकि जनमानस को प्रश्नों के भावार्थ निकालने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है। प्रश्नावली की चौथी और महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रश्नावली का प्रयोग हम केवल शिक्षित वर्ग के मध्य ही कर सकते हैं। प्रश्नावली का प्रयोग हम केवल शिक्षित वर्ग के मध्य ही शिक्षित वर्ग के बीच ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्नों के उत्तर उत्तरदाता को स्वयं भरना होता है। बाकी विधि में हम क्या करते थे कि जो इंटरव्यू शेड्यूल है, साक्षात्कार निर्देशिका है, साक्षात्कार अनुसूची है, तो इसमें हम स्वयं प्रश्न पूछते थे और प्रश्नों के उत्तर उत्तरदाता बताता था, हम उसको नोट करते जाते थे साक्षात्कार निर्देशिका और अनुसूची में। लेकिन हम अनुसूची का प्रयोग, निर्देशिका का प्रयोग अशिक्षित वर्ग के मध्य भी कर सकते थे जो पढ़ा लिखा नहीं है ना। लेकिन वो प्रश्नों को समझता था, प्रश्नों की प्रकृति को समझता था, नेचर को समझता था कि हमारा प्रश्न क्या है, इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो वो इन प्रश्नों के उत्तर देता था। लेकिन प्रश्नावली विधि का प्रयोग हम केवल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो केवल एजुकेटेड है, इनके मध्य ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए, सामान्यीकरण के लिए, किसी प्रश्न को सामान्य रूप में रखने के लिए जो सूचना उत्तर अनुसंधान करता है वह उपस्थित नहीं रहता है। तो इसलिए प्रश्नों को पढ़ करके उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर को भरता है, भरने का प्रयास करता है। प्रश्नावली की पांचवी विशेषता है प्रश्नावली प्राथमिक डाटा कलेक्शन करने की, प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने की इनडायरेक्ट विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली प्राथमिक डाटा कलेक्शन की अप्रत्यक्ष विधि। मैंने आप लोगों को बताया ना प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंट है और दोनों को किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नावली की छठवीं विशेषता है प्रश्नावली का प्रयोग हम बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए करते हैं। जब हमारा उत्तरदाता बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है, हम पिछले उदाहरण को ले लें, हम छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ना, तो हम पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों से प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। आप अपने क्षेत्र के विधायक से 1-2 दिन में संपर्क कर सकते हैं, लेकिन 90 विधायक के साथ 1 दिन या 2 दिन में या फिर हफ्ते महीने दिन में संपर्क करना हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, असंभव सा है। और जब हम सभी से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो अनुसंधान करता रहता है उसको बार बार उत्तरदाता से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। अनुसूची में ऐसा करते थे, निर्देशिका में भी करते थे कि हम अपने अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं से मिलने के लिए बार बार जाते थे। सामाजिक अनुसंधान में पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, तो इसके लिए कोई विशेष मतलब किसी भी प्रकार का सहयोग अनुसंधानकर्ता को नहीं मिलता, तो वो अनुसंधानकर्ता क्या करता है, प्रश्नावली विधि का प्रयोग करता है। 90 विधायक को क्या किया, उनके घर के एड्रेस पे डाक के माध्यम से भेज दिया। और जो 90 विधायक है बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए ना, 1,35,992 किलोमीटर का छत्तीसगढ़ का जो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इतने में आप आओ जाओगे तो आपका समय भी लगेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा उत्तरदाता बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इनसे हमें डाटा कलेक्शन करना है, तो हम प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं। और प्रश्नावली में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि प्रश्नावली में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो सरल और स्पष्ट हो, है ना। प्रश्नों की जो भाषा है, प्रवृत्ति है, वो जटिल ना हो, है ना। मतलब जो प्रश्न के प्रकृति है उसका अर्थ अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता दोनों एक ही समान नहीं अर्थ निकाले हैं। अलग अलग शब्द निकालने से क्या होगा, प्रश्न के आप अलग पूछ रहे हैं और उत्तर आपको अलग मिल रहे हैं, तो ऐसे में दुविधा हो जाएगी।
प्रश्नावली की सातवीं विशेषता है, प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर प्रायः हमेशा डाक के माध्यम से ही लौटाता है, क्योंकि जब हम अनुसंधानकर्ता को या जो अनुसंधानकर्ता जो है सूचनादाता को प्रश्नावली भेजता है, तो प्रश्नावली में एक और लिफाफा भेजता है, टिकट चिपका हुआ एक और लिफाफा भेजता है जिसमें अनुसंधानकर्ता के घर का पता लिखा होता है। तो प्रश्नावली को भर करके जो उत्तरदाता रहता है तो पूरा दोबारा अनुसंधानकर्ता के घर पर भेजता है। लेकिन क्या होता है कि हम कभी कभी प्रश्नावली को स्थानीय स्तर पर, जब उत्तरदाता हमारे नजदीक रहते हैं, आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं, तब हम उनको बांट देते हैं, है ना। तो जब बांट देते हैं तो उत्तरदाता भी उनको भरकर अनुसंधानकर्ता को पुनः बाय हैंड, हाथों हाथ अनुसंधानकर्ता को दे देता है ना। लेकिन जब हमारा अध्ययन उत्तरदाता जब हमसे दूर रहता है, बहुत दूर निवास करते हैं, मान लो 400-500 किलोमीटर दूर निवास कर रहे हैं, तो हम उससे व्यक्तिगत रूप से प्रश्नावली हैंड टू हैंड लेने के लिए जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो इस स्थिति में हम उनसे हाथों हाथ प्रश्नावली नहीं ले सकते हैं, तब वो डाक के माध्यम से भेजता है। लेकिन जब वो उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता दोनों आसपास रहते हैं, है ना, तब इस स्थिति में हाथों हाथ प्रश्नावली को उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को दे देता है। प्रश्नावली की आठवीं विशेषताएं हैं, प्रश्नावली को डाक के माध्यम से एक साथ अनेक उत्तरदाताओं को भेजा जा सकता है। जो बहुत सारे उत्तरदाता रहते हैं उनको हम एक साथ डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें कम समय में बहुत जल्द ही प्रामाणिक और विश्वसनीय डाटा तथ्य अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध हो जाता है। साक्षात्कार अनुसूची और निर्देशिका में होता यह था कि जो अनुसंधान करता है वो केवल एक समय में एक ही उत्तरदाता से संपर्क कर पाता था और एक ही उत्तरदाता से तथ्य संकलित करता था। लेकिन प्रश्नावली विधि के आ जाने से अनुसंधानकर्ता को यह सहायता हो गया कि वो एक समय में एक से अधिक उत्तरदाताओं के पास डाटा कलेक्शन के लिए प्रश्नावली को भेज देता है। तो इससे ये फायदा होता है कि जो अनुसंधान करता है, रिसर्चर है, इसको कम समय में बहुत जल्दी ही डाटा उपलब्ध हो जाते हैं, प्रश्नावली वापस मिल जाता है और उस डाटा जो तथ्य है उनका एनालिसिस कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। और वर्गीकरण करने के बाद जो अगला सोपान है, चरण है या स्टेप है सामाजिक अनुसंधान के, उसमें हम क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं, सामान्यीकरण देते हैं। प्रश्नावली विधि की 9वीं विशेषताएं हैं, प्रश्नावली में चूंकि अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं रहते हैं, भौतिक रूप से है, जो अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता एक जगह उपस्थित नहीं होते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि कई बार वो जो गुप्त जानकारी है और जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, आंतरिक सूचना है, वो उत्तरदाता आसानी से अनुसंधानकर्ता को दे देता है। और प्रश्न अनुसूची में क्या होता था, साक्षात्कार अनुसूची और निर्देशिका में जो उत्तरदाता है वो गुप्त जानकारी देने में मना कर देता है ना, टाल मटोल कर देता है कि वो ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बता सकता, अपना व्यक्तिगत कारण बता देता है। तो फिर उस स्थान पर प्रश्नावली विधि काम में आती है ना। सामाजिक अनुसंधान में ये प्रश्नावली विधि की विशेषताएं के बाद प्रश्नावली विधि के कुछ उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिविटीज हैं। तो प्रश्नावली विधि के भी कुछ उद्देश्य हैं। प्रश्नावली विधि के पहले उद्देश्य है
कि उत्तरदाता पहले उद्देश्य है, जब उत्तरदाता बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, है ना, और उत्तरदाताएं की प्रकृति अलग अलग होती है ना। जब वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और आपका अध्ययन क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, तो जब अध्ययन क्षेत्र और उत्तरदाता दोनों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, विशाल हो जाता है, तो उस समय में डाटा कलेक्शन करने में प्रश्नावली विधि ही काम आती है। उत्तरदाता क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं ना, आप पुराने उदाहरण के अनुसार 90 विधायक जो है बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में है, सभी विधानसभा क्षेत्र में है, तो हम सभी के साथ संपर्क कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में हमें डाटा कलेक्शन करने के लिए प्रश्नावली विधि ही काम आती है, प्रश्नावली विधि की हमें आवश्यकता महसूस होती है। प्रश्नावली विधि के दूसरे उद्देश्य है, प्रश्नावली विधि के माध्यम से अनुसंधानकर्ता को प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। यह कह सकते हैं कि प्रश्नावली विधि के माध्यम से हमें या अनुसंधानकर्ता को प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं कम समय पर उपलब्ध हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। प्रश्नावली विधि की तीसरे उद्देश्य है सूचनाओं का इसमें व्यवस्थित रूप से संकलन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। प्रश्नों का एक निश्चित क्रम रहता है प्रश्नावली में, है ना, कि कौन सा प्रश्न किस खंड में आएगा। पहले हम व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद विषय से संबंधित प्रश्नों का समावेश करते हैं। तो हम अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों को भी अलग अलग भागों में बांटे रहते हैं। यह बांट दिया जाता है ताकि डाटाओं का कलेक्शन करते, तथ्य संकलन करते समय या तथ्यों का विश्लेषण करते समय अनुसंधानकर्ता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। दुविधा से बचने के लिए हम अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, और इससे जो तथ्य या डाटा हमें मिलते हैं वो व्यवस्थित रहता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधानकर्ता को केवल तथ्यों का संकलन ही नहीं करना है, अपितु तथ्यों के संकलन के बाद सामाजिक अनुसंधान के अगले चरण है या जो अगले स्टेप है उसको फॉलो करना है। डाटा कलेक्शन करने के बाद उसको एनालिसिस करना है, वर्गीकरण करना है। प्रश्नावली विधि के पांचवें उद्देश्य है कि इसमें अनावश्यक तथ्यों का समावेश नहीं करना चाहिए, अनावश्यक तथ्यों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अगर हम प्रश्नावली विधि में अनावश्यक तथ्यों का प्रयोग करते हैं तो प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या अधिक हो जाएगी, और जब प्रश्नों की संख्या अधिक हो जाएगी तो जो उत्तरदाता है वो अपना रुचि नहीं दिखाएगा आपके प्रश्नावली भरने में, क्योंकि उसको प्रश्नावली भरने के लिए कोई ना आप पैसे दे रहे हैं, किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ना ही उसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी मदद क्यों करेगा भाई। तो इसलिए प्रश्नावली में हमें केवल उन्हीं प्रश्नों का समावेश करना चाहिए, रखना चाहिए जो अध्ययन के उद्देश्य के प्रकृति के आधार पर सही हो, जायज प्रश्न उसमें रखने चाहिए। और जब हम अनावश्यक प्रश्नों का समावेश नहीं करते हैं तो अनावश्यक डाटा भी हमको नहीं मिलता है। फालतू प्रश्नों का प्रवेश नहीं कर रहे हैं हम प्रश्नावली में, तो हमें उन तथ्यों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें फालतू डाटा मिल सकते हैं क्या? नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें एक व्यवस्थित और विश्वसनीय एवं प्रामाणिक तथ्य प्रश्नावली विधि के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रश्नावली विधि की छठवीं विशेषता है कि कम खर्च पर डाटा प्राप्त किया जाता है, तथ्य प्राप्त किया जाता है। अनुसूची में क्या होता था कि उत्तरदाता जो अनुसंधान करता है, ये अनुसूची को लेकर के अध्ययन क्षेत्र में जो उत्तरदाता है इनसे मिलने का कोशिश करता है। जब मिलता है तो जरूरी नहीं है कि एक बार में अनुसंधान कर जो उत्तरदाता है उनसे मिल जाए। हो सकता है उत्तरदाता अपने निजी काम से कहीं बाहर गए हो, या जिस समय में आप
उनसे मिलने का संपर्क किए वो उस समय कहीं और गया हो सकता है वो कोरोना पॉजिटिव हो। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हो सकता है कि जो आपका उत्तरदाता है वो कोरोना पॉजिटिव है और आपसे उनका इंटरव्यू लेना है, डाटा कलेक्शन करना है। तो इस स्थिति में आपके लिए भी खतरा है और उसके समाज के लिए भी खतरा है कि अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव में संक्रमित है तो अगर जो अनुसंधान करता है वो भी संक्रमित हो जाएगा, और अनुसंधान करता संक्रमित होगा तो और बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि और बहुत सारे उत्तरदाता से मिलने वाला है भविष्य में। उनके परिवारजन और पड़ोसी और आसपास के जो उनके क्षेत्र में निवास करते हैं उनके लिए भी खतरा है। तो हम इन परेशानियों से बचने के लिए क्या करते हैं कि कम खर्चे पर डाटा हमको मिल जाता है व्यवस्थित रूप से। प्रश्नावली विधि की अगली विशेषताएं हैं कि इसमें एक साथ अत्यधिक उत्तरदाताओं के साथ प्रश्नावली विधि के माध्यम से एक समय में एक से अधिक उत्तरदाताओं से डाटा प्राप्त किया जा सकता है।